सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं 2024 DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर पार्ट 13 के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हमने चैनल पर ऑलरेडी इस पेपर की 12 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज हम बात करने वाले हैं 13 वीडियो की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट विल बी द शेप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ एनी फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एट द मार्केट प्राइस। तो आप सबको पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो हमारी डिमांड कर्व होता है उसमें उसकी शेप कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। अब आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो डिमांड और सप्लाई जो होता है, मैं इसको थोड़ा सा रब करके बताती हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं कह रही थी कि हमारा क्या होता है, एक डिमांड होता है, सप्लाई होता है। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं मार्केट की। और मार्केट जो है वो डिसाइड करती है कि इंडिविजुअल फर्म किस प्राइस पर जो है वो बेचेगी। इंडिविजुअल फर्म जो है किस प्राइस पर हमारा क्या बेचेगी, प्रोडक्ट बेचेगी। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, आपको पता है वहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होता है। उसी प्राइस को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जिसको कि इंडिविजुअल फर्म क्या करती है, डिसाइड करती है। दैट्स वाई द शेप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ एनी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप एक बार पढ़िए, पहली स्टेटमेंट पढ़िए। द फर्म बीइंग अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, कह रहा है जो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है वो will always employ labor up to the point where the extra cost she incurs for employing the last unit of labor is less than the additional benefit she earns from all the unit। तो वो क्या कह रहा है कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजर फर्म तब तक लेबर को लगाती है, किस पॉइंट तक लेबर को लगाती है, जब तक उसका जो लास्ट यूनिट है, यानी जो भी एक्स्ट्रा वो लेबर लगाएगी उससे मिलने वाला बेनिफिट जो है वो बराबर होगा हर एडिशनल लेबर को वो जो लगा रही है। यानी कि इसका थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर फर्म विल ऑलवेज एम्प्लॉय लेबर अप टू द पॉइंट वेयर द एक्स्ट्रा कॉस्ट शी इनकर्स फॉर एम्प्लॉइंग द लास्ट यूनिट ऑफ लेबर। यानी कि जो लास्ट लेबर वो लगाएगी उसकी जो कॉस्ट है वो बराबर होनी चाहिए किसके, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमको एक और यूनिट लगाने से मिल रही है। यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कि अगर आपने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाई उससे जो बेनिफिट मिलेगा और उस लेबर को लगाने की जो कॉस्ट है और जो बेनिफिट है वो बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, वो कहलाएगी, एक फर्म क्या कहलाएगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर कहलाएगी। ठीक है, उसका बेनिफिट ज़्यादा हो वो तो अच्छी बात है ही, बट बिल्कुल जो एंड होता है वो कब होगा, जब दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर। हम सबको पता है कि मार्केट फेलियर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। ये क्वेश्चन अगेन एक रिपीटेड है, ये पहले वाले पार्ट्स में आपको करवा चुकी हूँ। तो आओ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। मार्केट फेलियर का कौन सा रीज़न नहीं है? तो आपको पता है एक्सटर्नैलिटीज़ और मिसिंग मार्केट है इसका रीज़न। ठीक है, उन्होंने पूछा नहीं है। प्राइवेट गुड्स ये नहीं होते, क्योंकि पब्लिक गुड्स जो है वो एक रीज़न है। प्राइवेट गुड्स में तो एलोकेशन जो है डिमांड एंड सप्लाई से हो जाता है, इसलिए थर्ड होगा। ऑप्टिमल प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, अभी बताया पब्लिक गुड्स से तो होता है, इसलिए ये तो इसका है रीज़न। ठीक है, उन्होंने नहीं पूछा है, एक तो 3 हो गया। कॉमन प्रॉपर्टी राइज, कॉमन गुड्स में भी होती है ये प्रॉब्लम। नॉन कन्वेक्सिटी, तो आपको पता है जो आईसी कर्व्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। तो अगर वही चीज़ नॉन कॉन्वेक्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, मार्केट फेलियर क्रिएट करेगी। तो ये है रीज़न। सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, नो, सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से कभी भी मार्केट फेलियर नहीं होता है, एसिमेट्री से होता है, जिसमें आप मॉरल हैजार्ड और क्या पढ़ते हैं, लेमन मार्केट वाला जो प्रॉब्लम बढ़ते हैं। और जो फर्स्ट है दैट इज़ नॉन ऑप्टिमैलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव, ऑप्टिमल नहीं है आपका कॉम्पिटिटिव आउटपुट जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, तो इससे क्या होगा, मार्केट फेलियर होगा। तो द रीज़न इज़ नहीं होगा, इससे भी मार्केट फेलियर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आई मीन इससे मार्केट फेलियर होगा, इसलिए ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइवेट गुड्स एंड सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, पावर ऑफ टेस्ट।
पावर टेस्ट आपने पढ़ा होगा जब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि एरर्स जो होते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर जो है उसमें आपने ये टेबल पढ़ा होगा जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है, और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो ट्रू है और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये तो करेक्ट डिसीजन हुआ, तो ये हमारा हो जाता है करेक्ट डिसीजन। देन ट्रू है और रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, टाइप 1 एरर कर रहे हैं, और इसी टाइप 1 एरर को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं। तो जो करेक्ट है इसको क्या बोलेंगे, इस वाली को बोलते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। नेक्स्ट है कि फॉल्स है और एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो गलती हुई ना कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो फॉल्स था और हमने फिर भी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये रॉन्ग डिसीजन हुआ, और रॉन्ग डिसीजन है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 एरर बोलते हैं, टाइप 2 एरर, और इसी को हम डिनोट करते हैं बीटा से। अब जो बच गया यानी कि फॉल्स है और रिजेक्ट कर दिया तो ये करेक्ट डिसीजन है, और इसको हम बोलते हैं 1 माइनस बीटा, और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टेबल आप याद रखिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट, ठीक है। 1 माइनस बीटा को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। तो आपने पढ़ी होगी फ्यूडलिज्म, स्लेवरी, है ना, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, तो लेकिन उसका ये अलग फॉर्म है। ओके, तो मार्क्स ने अपने डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म में क्या बताया है, उन्होंने बताया कि सबसे पहले एक प्रिमिटिव सोसाइटी होता है, आपने पढ़ा होगा, फिर एक स्लेवरी होती है, स्लेवरी के बाद क्या आता है, फ्यूडलिज्म आता है, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म। इसको आप लिख लीजिएगा, ये उनके स्टेप्स है, प्रिमिटिव सोसाइटी, देन स्लेवरिज्म, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से उनके अकॉर्डिंग सोसाइटीज़ क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस है वो फॉलो करती है, तो यहाँ पर तो ये कोई सीक्वेंस नहीं दिख रही, इन्होंने इसी को ही क्या कर रखा है, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। इसमें इन्होंने कहा है थीसिस, एंथिसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले थीसिस होता है, थीसिस मतलब किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मान लीजिए फ्यूडलिज्म शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एंटीथीसिस, यानी कि उसको लोग अपोज करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए फ्यूडलिज्म चल रहा है या कैपिटलिज्म चल रहा है, तो आपने पढ़ा है कार्ल मार्क्स की थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जब रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, जो लेबर होती है जिसको निकाल दिया जाता है ड्यू टू मोर यूज़ ऑफ द कैपिटल, ठीक है, कांस्टेंट कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उनको निकाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके एंटी हो जाते हैं, वो उनको क्या करते हैं, बगावत पर उतर जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं एंटीथीसिस, यानी कि वो अपोज करने लगते हैं, जो भी थीसिस हैं, जो भी आइडियोलॉजीज़ हैं उनको अपोज करने लगते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब अब कुछ नया आ गया है और नए की वजह से थीसिस और एंटीथीसिस में क्या होने लगी है, लड़ाई होने लगी है, कॉन्फ्लिक्ट आने लगा है, यानी अब फ्यूडलिज्म से एक नई चीज़ इमर्ज होकर आई है, दैट इज़ नोन एज कैपिटलिज्म। तो इन्हीं चीज़ों को उन्होंने डिवाइड किया, तो पहले थीसिस होगी, फिर उसका कोई एंटी आएगा और फिर कुछ नया बनेगा, दैट इज़ सिंथेसिस, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ 126, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। तो एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है बच्चे, इस तरीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, इसमें देखेंगे दोनों टेल्स जो होती हैं वो कभी भी टच नहीं करती हैं एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ता है तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है। तो अब पढ़िए, एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो क्या करता है, वो इनफाइनाइट की तरफ जाता है जैसे ही सैम्पल साइज़ हमारा बढ़ जाता है। अब कह रहे हैं ये मैटर ही क्यों करता है, बहुत मैटर करता है कि जैसे हमारा सैम्पल साइज़ होता है तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है वो बहुत बड़ी होती हैं, जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ने लगता है तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या करने लगती हैं, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती हैं। यही आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी पढ़ा है। तो कह रहे हैं कि एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि क्या है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटिंग फॉर्म है, एक लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बहुत सारे
देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे कि जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ता है तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता जा रहा है और वो एक फाइनल लिमिट तक पहुँचता है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला है, एसिम्प्टोटिक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मार्केट सप्लाई कर्व इज करेक्ट। तो मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो कैसे बनता है, अगर हम इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई कर्व को हॉरिजॉन्टली सम कर दें तो आपने पढ़ा होगा ना कि इस तरीके से, मान लीजिए सॉरी ये तो डिमांड कर्व का आ गया, सप्लाई कर्व की बात हो रही है। तो एक सप्लाई कर्व S1 है, एक और है S2 है, ये थोड़ी ऐसे है, और जो मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा वो थोड़ा सा क्या बन जाएगा, स्टीपर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टली। अब देखिए हॉरिजॉन्टली आप इसको ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ द इंडिविजुअल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द इक्विलिब्रियम। आपको पता है इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज़ क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या कह रहे हैं, द एग्रीगेट क्वांटिटी दैट ऑल द फर्म्स विश टू सेल, उसको हम क्या कहेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू द क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर इज वांट टू बाय। कह रहा है कि इतनी क्वांटिटी सप्लाई करें जितनी लोग खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू। इक्विलिब्रियम में वैसे भी हर चीज़ क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट, अगर आप लैग वेरिएबल ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके का अगर आप बना रहे हैं, अगर किसी को इकोनोमेट्रिक्स समझ नहीं आती है तो हमने अपने चैनल पे इकोनोमेट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स समझ रहे हैं। आप वहाँ पर आके बहुत इजीली ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ, ऑल्दो ये पार्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का, बट अभी के लिए मैं बस आपको इतना बना देती हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपका इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे आपने अपनी ही डिपेंडेंट वेरिएबल को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया है, उसके लैग को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, वो यही पूछ रहे हैं, β1 और β2 प्लस ut। ठीक है, तो इस तरीके का मान लीजिए मॉडल है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, क्या कह रहा है, इफ़ अगर हम इंक्लूड करते हैं किसको, अगर हम इंक्लूड करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग को। लैग क्या होता है, लैग मतलब एक टाइम पीरियड पीछे। अगर हम टी की बात कर रहे हैं तो लैग मतलब एक टाइम पीरियड पहले की बात हो रही है। अल्फ़ा, बीटा और गामा मान लीजिए ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया xt प्लस ut। अगर मान लीजिए आपका ये मॉडल है जहाँ पर आपने अपने ही डिपेंडेंट वेरिएबल के को एज अ लैग में लिया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, तो इससे प्रॉब्लम होती है बच्चे कि हमारा जो रिजल्ट्स होते हैं वो बायस्ड और कंसिस्टेंट आते हैं। ठीक है, यानी आने अनबायस्ड चाहिए लेकिन आते बायस्ड है और कंसिस्टेंट आते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट नहीं आते, ये कंसिस्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी याद कर लो, जब मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ाऊंगी तब अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट, व्हाट डज अ रिक्शा पुलर प्रोड्यूस। तो कह रहे हैं रिक्शा पुलर क्या प्रोड्यूस करता है, तो हम सबको पता है रिक्शा तो प्रोड्यूस नहीं करता है, वो तो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है। टाइम सरप्लस नहीं कर सकता, लेबर नहीं कर सकता, तो क्या बचा, रिक्शा राइड्स। तो रिक्शा पुलर क्या करता है, रिक्शा राइड्स को प्रोड्यूस करता है, उसी को बेचता है, उसी से पैसे कमाता है। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था। 130 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, यानी 13 पार्ट्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने चैनल पर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।